तो सीए फाउंडेशन इम्पोर्टेंट डायग्राम्स, थोड़े बहुत आपके फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स का ये क्लास है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का अपना फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो। तो दो प्रोडक्ट है ना, पी एक्स अपॉन पी वाई, तो दो प्रोडक्ट प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो ये है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला। सेकेंड इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का आप डायग्राम देखें। मान लो कोई आइसक्रीम है जो 10 रुपीज में आपको मिल रही है, लेकिन आप तो रेडी थे उसके लिए 15 रुपीज देने को भी रेडी थे। वाई एक्सिस पे प्राइस है। ओके, सो 10 रुपीज में मिल रही है पर आप तो 15 देने को भी रेडी थे। तो आपने तो इतने में ही खरीद ली ना, 10 में ही। तो ये प्राइस के ऊपर जो भी सेटिस्फैक्शन मिला है, 15 तक भी आप खरीदते जाते हो उसको, तो वो जो एक्स्ट्रा है उसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। और ये पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर प्राइस ऑफ एक्स इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एंड मार्जिनल यूटिलिटी आप देखोगे डिमिनिश होगी। नेक्स्ट, प्राइस इफेक्ट किसने दिया था? हिक्स एंड एलन ने। ओरिजिनल जो भी अप्रोच थी वो हिक्स एंड एलन की थी। और प्राइस इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट याद रखो, ये एक एमसीक्यू में आता है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव कब होती है? फॉर नॉर्मल गुड्स। इनकम इफेक्ट नेगेटिव कब होगी? फॉर इंफीरियर गुड्स। एंड रियल इनकम शोज परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो रियल इनकम मतलब आप किससे एडजस्ट करोगे इसको? इन्फ्लेशन से। तो रियल इनकम शोज परचेजिंग पावर ऑफ द कमोडिटी। नॉमिनल इनकम व्हाट यू रिसीव इन योर हैंड adjusted with inflation is real income. So nominal income what you receive in hand, real income that shows the purchasing power of the commodity. Next एक एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं। प्राइस इफेक्ट्स रिलेट्स टू ऑर्डिनल अप्रोच। ये बात ध्यान रखना है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। वन इज यू कैन मेजर इन नंबर्स, अदर इज यू कैन मेजर इट इन रैंक्स। तो प्राइस इफेक्ट ऑर्डिनल अप्रोच है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी की इनकम 100 है तब उस इनकम पे वो 10 यूनिट्स डिमांड करता है और प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है। ठीक है, लेकिन यदि किसी की इनकम 200 है, वही इनकम 200 हो गई, तो वो 15 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, 15 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, और प्राइस फिर भी एक यूनिट की 10 ही है। इनकम बढ़ी है इसलिए उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी है। प्राइस 10 की 10 ही है। What does this table suggest? Past पेपर का ये क्वेश्चन है। What does this table suggest? Since price is constant, it cannot be expansion of demand. Expansion and contraction of demand, that is variation of demand का एक ही रीजन होता है, चेंज इन प्राइस। और तुम यहाँ ध्यान से देखो कि प्राइस चेंज हुई नहीं। तो जब प्राइस चेंज हुई नहीं है तो वेरिएशन इन डिमांड का क्वेश्चन ही नहीं है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ही नहीं है। तो इन दिस केस इट इज इंक्रीज इन डिमांड, कि भाई प्राइस सेम है, 10 यूनिट से 15 यूनिट्स मांग लिया, तो इट इज इंक्रीज इन डिमांड, इट इज नॉट एक्सपेंशन इन डिमांड। वहां पे फंस के मत आना। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कब? हमेशा इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। नेक्स्ट कुछ डायग्राम्स और फॉर्मूला देख लो फटाफट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही फॉर्मूला होता है। देखो परफेक्टली इलास्टिक, जो कि प्राइस चेंज को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी है, प्राइस बढ़ के P1 हो रही है तो भी तो यही क्वांटिटी है, प्राइस घट के P2 हो रही है तो भी तो यही क्वांटिटी है। तो पॉइंट ये है कि जो परफेक्टली इनइलास्टिक में जीरो रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाएगा। ठीक है, इनइलास्टिक डिमांड, मान लो पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी, P1 हुई, तो भी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम चेंज हो रहा है, Q1। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्राइस को भी कम क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड करे। प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम, तो उसको क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक डिमांड, वेयर ईडी इज लेस देन 1। तो यहाँ पे स्टीपर स्लोप हो जाएगा। मैंने बोला था आई मैजिका का स्लोप याद रखो, इसमें फट से लेस देन 1 मिनट नीचे आ जाता है। और यही
यदि फ्लैटर स्लोप है, पी प्राइस पे देखो, क्यू क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस यदि थोड़ी सी घटती है, P1 थोड़ी सी प्राइस घटी, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर जाती है, तो वो जब ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड। ईडी इज ग्रेटर देन 1, फ्लैटर डिमांड। एंड यदि वो पूछे कहाँ ऐसा होता है, तो आंसर क्या बोलोगे, लग्जरी गुड्स में ऐसा होता है, ठीक है। जब भी यहाँ पर ये लाइन तुमको दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस है, तो जब ऐसा होता है इसका साइन इंफिनिटी होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। प्राइस वही है या बहुत कम चेंज प्राइस, लेकिन क्वांटिटी तुम बता ही नहीं पा रहे हो कि कभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कभी बहुत ज्यादा घट रही है, क्यों हो रहा है। तो ये Q1, ये Q2। तो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एंड यूनिटरी इलास्टिक, प्राइस चेंजेस बाय 10%, प्राइस बढ़ी 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड घटी 10% से, तो एग्जैक्ट यूनिटरी यानी कि 10/10 मतलब 1। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अब थोड़ा सा ध्यान दो, हम है ना बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी तो हमको याद रह जाती है, आर्क इलास्टिसिटी में हम घपले कर देते हैं, तो वो हमको नहीं करना है। आर्क इलास्टिसिटी सबसे पहले याद रखो इज ऑलवेज अ प्लस साइन। यूज आर्क इलास्टिसिटी व्हेन सम आस्क कि आर्क इलास्टिसिटी से ढूंढ के दो, और व्हेन आंसर डजंट कम फ्रॉम परसेंटेज मेथड, नहीं आ रहा है प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज मेथड से नहीं आ रहा है, आर्क इलास्टिसिटी लगाओ, शायद उससे आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा डी यानी कि चेंज इन डिमांड अपॉन D1 प्लस D2, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं है, सम क्या करने वाले, ओके। D1 प्लस D2, तो दैट इज ओरिजिनल डिमांड और जो भी नई डिमांड थी वो दोनों का समेशन मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P2, ओरिजिनल प्राइस जो भी नई प्राइस है वो, अपॉन चेंज इन प्राइस। ये करते हैं तो आर्क इलास्टिसिटी, कई बार एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेता है, कई बार सम पूछ लेता है, आर्क इलास्टिसिटी से ढूंढो, कई बार साइलेंट हो जाता है, परसेंटेज मेथड लगाओगे तो आंसर ही नहीं आएगा, बट आर्क इलास्टिसिटी से आ जाएगा। तो फॉर्मूला फॉर्मूला याद रखो ना यार। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में देखो ये लाइन बनाई अपन ने, उसके सबसे नीचे जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना वो जीरो इलास्टिसिटी है, जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है वो इंफिनिटी है, बीच में जो काट रहा है वो इलास्टिसिटी 1 है। एंड यहाँ पर यदि ये पॉइंट है ना, तो यहाँ पे क्या बोलूंगे, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, तो ये भी तो बोल सकती हूँ लेस देन 1 बट मोर देन 0 यहाँ पर, ठीक है। ग्रेटर देन 1 बोल सकती हूँ बट लेस देन इंफिनिटी बोल सकती हूँ। तो ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पूछता है लोअर अपॉन अपर, लोअर अपॉन अपर, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स मेथड। फॉर्मूला ध्यान रखो इसका, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, डी क्यू अपॉन डीपी, डी क्यू अपॉन डीपी, ठीक है, डी क्यू अपॉन डीपी इंटू P अपॉन Q, दैट इज प्राइस अपॉन क्वांटिटी। और इसको दूसरे तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से अपन लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यही बात लिखी है ना इधर मैंने, मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन Q को मैंने ऐसे लिख दिया, तो कई बार ऐसे प्रिंट करके दे देता है, कई बार ऐसे प्रिंट करके दे देता है, जो भी हो तुम समझ लेना, ये डेरिवेटिव मेथड्स हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में देखो फॉर्मूला, देखो सबसे पहले क्या है, डेल्टा डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू पी एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स, ठीक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कौन से गुड्स में, यदि गुड्स रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, जब गुड्स रिलेटेड ही नहीं है तो उनकी तो इलास्टिसिटी जीरो ही होने वाली है ना, नो रिलेशन। आज यदि मैं अल्कोहल कंज्यूम ही नहीं करती तो उसकी कुछ भी हो भाई, उस अल्कोहल में कुछ भी चेंजेस होते रहे, मुझे फर्क क्या पड़ता है। तो यदि कोई रिलेशन है ही नहीं तो नो रिलेशन में इलास्टिसिटी जीरो है। अब बाकी में गुड्स या तो सब्सटीट्यूट होगा या तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वी यूज जीरो इन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मतलब गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स ग्रेटर देन जीरो,
नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मतलब गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, जिसमें इलास्टिसिटी लेस देन जीरो होती है, एंड जीरो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नो रिलेशन, वहां पे जीरो है। तो किसमें कब सब्सटीट्यूट है, कब कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका साइन क्या होगा, वो सब ध्यान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसका डायग्राम देखो। अनरिलेटेड गुड्स जहां पे इलास्टिसिटी जीरो है, वर्टिकल डिमांड कर्व होगा। उसके बाद जहां पे स्टीप, ये देख रहे हो तुम, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है, पूछा हुआ है पेपर में। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है, जबकि अपवर्ड स्लोपिंग, देखो ये डिमांड जैसा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व जैसा बन गया, तो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई जैसा, एस फॉर सप्लाई जैसा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, एस फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स में, बात ध्यान रख लो। ठीक है, ये तीनों का डायग्राम से भी क्वेश्चन बनता है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इंडिकेट? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सप्लाई जैसा कर्व है, तो आंसर सब्स्टिट्यूट गुड्स ही होगा। नेक्स्ट, आईसी कैन नाइदर टच एक्स एक्सिस नॉर टच वाई एक्सिस, ये बात ध्यान रखना। इंडिफरेंस कर्व ना एक्स एक्सिस टच करता है ना वाई एक्सिस टच करता है। अच्छा, कॉनकेव टू द ओरिजिन का शेप क्या है? ये है कॉनकेव, जबकि कॉन्वेक्स ऐसे डिमांड कर्व जैसे नीचे गिरता हुआ है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इंडिफरेंस कर्व मतलब हमेशा देखो, तीन कर्व है, तो हाईएस्ट कर्व तो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देगा, बट जो सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, तीन है ना, उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। IC0, IC1, IC2। IC2 बड़ा है, फिर IC1 है, फिर IC0 है, तो वही लिखा हुआ है IC2 इज ग्रेटर देन IC1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व में क्या लगता है? डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ना कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्लीज ये मत करके आना एग्जाम में कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारा ज्यादा सुना हुआ है तो इंडिफरेंस कर्व में उसको टिक करके आओ। इंडिफरेंस कर्व में क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन states that as we consume greater and greater of one commodity, we want to sacrifice lesser and lesser of the other commodity। मतलब स्टार्टिंग में आप ज्यादा दे दोगे, एक एक बर्गर, आपके पास बर्गर है और आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, स्टार्टिंग में ज्यादा बर्गर देके और कोल्ड ड्रिंक ले लोगे, बट जैसे जैसे आपके पास कोल्ड ड्रिंक बढ़ती जाएगी और बर्गर कम होते जाएंगे, आप कम कम बर्गर छोड़ना चाहोगे फॉर वन मोर कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व क्यों चलता है? बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये बात याद रखना। और जैसे जैसे अपना डिमांड बढ़ता जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो फॉल्स, जो हमारे पास है वो हम कम छोड़ना चाहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उल्टा पूछ सकते हैं, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? तो ये आंसर होगा MRS XY इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब सप्लाई का इलास्टिसिटी देख लो, इंपॉर्टेंट। फिर से, डिमांड या सप्लाई किसका आएगा पता नहीं, आता तो है। ओके, सो जो मैं बोलती हूँ कि लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वहां पर दैट इज एकदम पैरेलल, या मैं बोलूं वर्टिकल लाइन, या मैं बोलूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या है ये भाई? समझ जाओ ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, वर्टिकल सप्लाई कर्व जहां पे इलास्टिसिटी जीरो है। लेकिन अब देखो, देखो डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, एग्जैक्ट बीच में से निकल रहा है, 45 डिग्री लाइन है। when supply curve touches the origin, उस समय elasticity of supply is 1, that is unitary elastic है। delta Q is equal to delta P, change in quantity is exactly equal to change in price, तो origin से निकला हुआ elasticity 1 है, perfectly elastic। देखा ही था, horizontal line parallel to x axis, उसमें supply curve infinity है, तो फिर change कहाँ है? अब यहाँ पे देखो, दो कर्व तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, एक स्टीपर है और एक फ्लैटर है। फ्लैटर इतना कि ओरिजिन काट के बाहर निकल गया यहाँ पे, और स्टीपर इतना कि ओरिजिन के अंदर से है।
तो यदि वो बोलता है स्टीपर कर्व सप्लाई का, तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली या लेस इलास्टिक सप्लाई। यदि एक्स मतलब ओरिजिन के अंदर की साइड है तो रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई है, इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, लेस मतलब लेस इलास्टिक मतलब लेस देन वन, वेर ये साइन लगेगा लेस देन वन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन बट मोर देन जीरो। एंड ये यदि फ्लैटर कर्व है, तो फ्लैटर कर्व में हम क्या देखेंगे, ये ओरिजिन के बाहर है ना, तो फ्लैटर कर्व मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन, तो क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन बट लेस देन इंफिनिट। ये सप्लाई कर्व वर्ड्स में। अच्छा, वो वर्ड्स में आपको ये भी बोल सकता है, देखो इधर कि सप्लाई कर्व है, यदि तुम इसका ऊपर का पार्ट देखोगे ना, ये ऊपर का पार्ट देखो, सप्लाई कर्व में जो ऊपर का पार्ट देख रहे हो ये शट करके नीचे आ रहा है, मतलब स्टीपर है, लेकिन ये ही इसका नीचे आए, नीचे आए, इसका ये नीचे का पार्ट देखो, देखो ये स्टीप है, स्टीप दिख रहा है, ऐसे खट करके गिर रहा है, जबकि ये वाला फ्लैट है। तो वो पूछ सकते हैं कि बताओ इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व के ऊपर पार्ट का, तो स्टीपर है, और ये नीचे के पार्ट का तो फ्लैटर है, प्लीज देख लो, और ऊपर का पार्ट स्टीपर है, इसका मतलब इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, फ्लैटर है इसका मतलब ग्रेटर देन वन, एग्जाम में पूछा हुआ है ये। बात याद रखना, यदि मैं बोलती हूँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो रीजन प्राइस है, ओनली एक रीजन है, प्राइस है। यदि मैं बोलती हूँ चेंज इन डिमांड, तो रीजन अदर देन प्राइस है, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, मौसम चेंज हो गया, पॉपुलेशन चेंज हो गया, वॉट एवर। सेम सप्लाई का सुनो, जो लंबा सुनाई देता है ना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, उसका एकमात्र रीजन है चेंज इन ओन प्राइस। ठीक है, तो जब ओन प्राइस चेंज होता है तो हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन इन सप्लाई, जिसके फर्दर दो चीज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मूव अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, तो यदि ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई, नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, रीजन ओनली वन, चेंज इन ओन प्राइस, लेकिन चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई छोटा नाम बोला है, तो इसका मतलब शिफ्ट है, दैट इज राइट वर्ड शिफ्ट इंक्रीज, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट डिक्रीज। दो ही रीजन है भाई, मतलब प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे सप्लाई क्यों चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, रॉ मटेरियल के प्राइसेस चेंज हो गए, टैक्सेस चेंज हो गए, तो सप्लाई चेंज हो सकती है। तो राइट वर्ड शिफ्ट इंक्रीज, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट डिक्रीज। एक्सपेंशन प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, एंड कॉन्ट्रैक्शन आपका प्राइस घटेगी तो सप्लाई घटेगी। नेक्स्ट, आइसोक्वांट, आइसोकॉस्ट, इंपॉर्टेंट। आइसोक्वांट क्या होता है, आइसोक्वांट इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व, जबकि आइसोकॉस्ट प्रोड्यूसर्स बजट लाइन। नाम भी तो याद रखो किसको क्या बोलते हैं, isoquant same as indifference curve of demand, also called producers indifference curve, फैक्टर के कॉम्बिनेशन के बारे में बात हो रही है, जबकि आइसो कॉस्ट बजट, आइसो कॉस्ट देखते ही बजट पे टिक कर देना, सेम एज बजट लाइन ऑफ डिमांड, प्राइस रेशियो ऑफ फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स है उसके प्राइस रेशियो की बात हो रही है। सो ये जो आइसो क्वांट है ना, फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि यदि फैक्टर की बात करोगे तो प्रोड्यूसर हो गया ना। तो आइसो कॉस्ट बजट की बात करता है, बजट लाइन की बात करता है, फैक्टर्स की बात करता है, एंड इट इज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं और यदि इसको डीप में जाऊं, तो आइसोक्वांट लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग इन इनपुट बंडल। देखो आइसोक्वांट कैसे जा रहा है, इट कैनॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आइसोक्वांट है। आइसोक्रॉस देखो, क्योंकि बजट लाइन है और बजट लाइन ऐसे ही जाती है, सो इट शोज बजट लाइन ऑफ प्रोड्यूसर प्राइस रेशियो। देखो आइसोकॉस तुम यदि देखोगे तो बजट लाइन जैसे दिख रहा है तुमको, इनपुट एक्स और इनपुट वाई दो चीज है,
जबकि आइसोकॉन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दोनों का डायग्राम भी आइसोकॉन ऐसा, आइसोकॉस्ट ऐसा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में सम कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, आप कुछ चीजों को चेंज ही नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, ये याद रखना है। जबकि लॉन्ग रन में सब वेरिएबल है, सबको चेंज कर सकते हो, तो जो तुम्हारी टोटल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही हो जाएगी। जबकि शॉर्ट रन में जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। डायग्राम देखो इसका, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज तो कर ही नहीं सकते टोटल फिक्स कॉस्ट को, तो क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम देखो। TFC is a straight line parallel to your x-axis. It is horizontal line parallel to x-axis. ये TFC है। TFC इंडिपेंडेंट होता है, एग्जाम में पूछा है कौन इंडिपेंडेंट है कौन इंटरडिपेंडेंट है। अरे एक बार लग गई सो लग गई। टोटल फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। लग गई सो लग गई, एक बार फैक्ट्री का रेंट भरना है, हर महीने भरना है। अब उसमें तुम 1 यूनिट बनाओ या 10,000 यूनिट बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट इज TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट ऑन लेवल ऑफ आउटपुट। तो TFC ऐसे होगा, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ओरिजिन से जाएगा इस तरह से। एंड टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ही पता है ना यार, फिक्स प्लस वेरिएबल। तो टोटल कॉस्ट ऊपर आएगा, और ये जो दोनों के बीच का गैप है ये टोटल फिक्स कॉस्ट ही है, ये फिक्स कॉस्ट ही है। एग्जैक्ट, ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम है। देखो डायग्राम ध्यान से, मैं कितनी बार बताया, ये जो LAC कर्व है, LAC एनवलप कर्व है, प्लानिंग कर्व है, ये जो छोटे छोटे है इसमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है, ये प्लांट कर्व है। तो IRS स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यहाँ पे ये ऑप्टिमम पॉइंट आया। एंड देन उसके बाद जब LAC एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमीज होती है जब तक कॉस्ट गिरती है तुम्हारी, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो इंटरनल डिस इकोनॉमीज होती है। इंपॉर्टेंट डायग्राम तुमको भी पता है कि इंपॉर्टेंट है, सीधे तो बैठो। ओके, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट देखो, प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिखाता है, shows the overall output generated at a given level of input। इतना इनपुट तो इतना आउटपुट, ये दिखाता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जहां इनपुट तो आउटपुट आएगा, आंसर प्रोडक्शन, ठीक है। आइसोकॉन्ट्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट लाइंस, एग्जाम में पूछा है आइसोकॉन्ट कॉन्ट प्रोडक्ट लाइंस, ठीक है। अब यदि इनका रिलेशन देखे AP और MP का, हमेशा देखो MP क्या होता है, फास्ट चढ़ता है, फास्ट चढ़ता है, फास्ट गिरता है। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है ना MP हाईएस्ट है, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। AP चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, गिर रहा है। तो व्हेन MP कर्व इज अबव AP, यहाँ पे देखो MP इज अबव AP, when MP curve is above AP at that time, क्या हमको दिख नहीं रहा है कि AP राइजिंग है, AP curve at that time average product is increasing या rising। तो MP जब AP के ऊपर होता है, मैंने प्रोडक्ट की बात करी अभी कॉस्ट की नहीं, when MP is more than AP at that time MP is rising। एंड जब गिर रहा होता है तब, यदि MP is falling, है ना, जो MP गिर रहा है, तो तुम ये बात बता ही सकते हो कि जब MP गिर रहा है, ठीक है, MP गिर रहा है तो AP MP से बड़ा है। When MP is falling, उस समय पे MP is less than AP या AP is more than MP। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो, इंपॉर्टेंट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 20 एट 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। टोटल, ये फर्स्ट लाइन पढ़ते ही टोटल फिक्स कॉस्ट दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि एवरेज 20 है 6 यूनिट्स का, तो TFC कितना होगा, कैलकुलेट करके रखो भाई। TFC इज 20 इंटू 6 120, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। व्हाट विल बी, व्हाट विल इट बी एट फोर्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट का पूछा है, तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि 120 डिवाइड बाय 4, तो 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है, एट फोर्थ यूनिट। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब
अभी हम एमपी एपी पढ़ रहे थे, अब कॉस्ट पढ़ रहे हैं। एसी, एसी कर्व कैसा है? यू शेप, यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व, यू शेप, एसी कर्व यू शेप्ड होता है। यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। देखो तुम ये तो देखते देखते भी याद हो जाएगा कि एसी कर्व यू शेप्ड होता है। क्यों होता है पूछा तो आंसर क्या है? बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आप यदि मैं बोलू नेक्स्ट, व्हेन एसी इज राइजिंग, अब देखो एसी जब बढ़ रहा है, when AC is rising, मतलब यहां तक तो दोनों इक्वल थे ना। when AC is rising तो मुझे दिखता है ना, when AC is rising MC is more than AC। तो वहां पे डायग्राम नहीं बनाया हुआ होगा, वो सिर्फ बोलेगा AC राइज हो रहा है तो MC क्या होगा भाई। when AC is rising दिख रहा है तुमको, MC is more than AC, ड्रॉ करके देख लेना वहां पे फटाफट। when AC is rising upward sloping, MC is also rising and MC is greater than AC। But when AC is falling, AC जब गिरता है, MC is less than AC। इसके क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है। ओके, ओके, अभी देखो थ्योरी ऑफ कॉस्ट के ग्राफ्स करा रही हूं मैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आप कुछ चीज फिक्स होगी और कुछ चीज को आप चेंज कर सकते हैं। देख लो, फिक्स कॉस्ट इंडिपेंडेंट होती है। फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट, ये फिक्स कॉस्ट है और ये इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। कितना भी प्रोड्यूस करो, रेंट तो लगना सर जो लग गया है तुम्हारा, इंश्योरेंस का खर्चा जो लगना था लग चुका है तुम्हारा, अब वो चेंज नहीं होगा। एंड टीवीसी ओरिजिन से और टीएफसी, और ये फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट किसका फंक्शन है पूछ सकते हैं एग्जाम में। वेरिएबल कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। जितने यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। इट कैन बी जीरो, हाँ वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है, ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होता है। टीवीसी इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ऊपर ही जा रहा है ना। टीवीसी इज अपवर्ड स्लोपिंग और पॉजिटिव स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। टीसी एंड टीवीसी कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों कर्व पैरेलल दिख रहे हैं और इन दोनों का जो गैप है वो फिक्स कॉस्ट ही होता है। डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज एफसी, पूछा है एग्जाम। टीसी और टीवीसी का डिफरेंस होता क्या है? तो आंसर है फिक्स कॉस्ट होता है दोनों के बीच का गैप, बिकॉज फॉर्मूला ही क्या है, टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। एवरेज फिक्स कॉस्ट डायग्राम देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज ऐसे नीचे गिरेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एग्जाम में पूछा हुआ है। इट डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व पर यूनिट जैसे जैसे प्रोडक्शन कर बढ़ता है, एवरेज कॉस्ट गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, जीरो कभी भी नहीं होगी, इसलिए वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। एवी एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स थ्रू आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती जाएगी। एग्जाम में पूछा है विच आर द थ्री यू शेप्ड कर्व्स, तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। डायग्राम देखो, देखो मैंने लिख दिया, तुम क्या गलती कर सकते हो। एएफसी कैन नेवर बी यू शेप। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो ऐसे नीचे गिरेगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एएफसी, आधा बन के चले जाएगा। इट इज डिक्लाइनिंग थ्रू आउट, नीचे ही गिर रहा है, यू होने के लिए उसको वापस ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो एएफसी इज नेवर अ यू शेप कर्व। तीन यू शेप कर्व कौन से एग्जाम में पूछा? एसी, एवीसी, एमसी, इंपॉर्टेंट है ये। एएफसी इज नेवर अ यू शेप कर्व, it is a declining curve in the shape of rectangular hyperbola, have been asked in exam। AFC ये हो गया। अब देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये कर्व है एवरेज कॉस्ट, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी जुड़ गई और मार्जिनल कॉस्ट तो नीचे से काटते हुए ऊपर जाएगी, तो ये एमसी।
MC will always cut AVC and AC at its minimum point. तो तुम देख लो ना MC कैसे काट रहा है, AVC at its minimum, AC at its minimum. MC is additional cost. मार्जिनल कॉस्ट मतलब ही क्या है, एक और यूनिट बनाया आपने, टोटल में एक और यूनिट ऐड किया, एडिशन टू वन मोर स्टॉक, तो वो जो भी एडिशनल कॉस्ट लगी उसको ही मार्जिनल बोलते हैं. फॉर्मूला MC इज TCN माइनस TCN माइनस वन, और MC इज TVC. चेंज तो फिक्स में तो हो ही नहीं रहा ना, फिक्स तो सेम ही है. तो ये भी तो बोल सकती हूँ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n minus 1 unit, that is last unit minus second last unit. nth unit मतलब last unit, n minus 1 unit मतलब second last unit. MC is dependent on variable cost. marginal cost भाई fixed पे नहीं होता, ये पूछता है वो. MC fixed पे नहीं होता, MC वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंडेंट होता है, बिकॉज वही तो कॉस्ट है जो चेंज हो रही है. MC is directly attributable to variable cost, nothing to do with fixed cost. MC is not dependent on your fixed cost. Diagram देखो, very very important. When AC is declining, MC is lesser than AC. When AC is declining, MC is lesser than AC. जब भी AC is at its minimum, can you see MC and AC are equal? When AC is rising, when AC is rising, देखो AC चढ़ रहा है, तब हमको पता है कि MC AC से बड़ा ही. ये रिलेशन याद ही होना चाहिए, नहीं तो करने क्या जा रहे हो उधर एग्जाम. नेक्स्ट, if MC is 20, marginal cost 20 है, and AC is 15, that time both MC and AC are rising. कैसे बताया मैंने कि both are rising? देखो ये मैंने टेस्ट में भी पूछा था. देखो MC 20 है मतलब बड़ा है AC से, और जब MC बड़ा है AC से, तो ये दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पर कि MC ये बड़ा है AC से. जब MC बड़ा है AC से, इसका मतलब एट दैट टाइम MC यदि 20 है, AC 15 है, तो एट दैट टाइम बोथ आर राइजिंग. मुझे देव ने बोला था कुछ कम कम लिखा के इस क्वेश्चन में, अब शायद उसको समझ में आया होगा. नेक्स्ट, when MC is 20 and which is equal to AC, we can say, जब MC और AC equal होते हैं, we can say that AC is at its minimum point. तो ये भी डायग्राम से अपन देख सकते हैं ना, जब AC मिनिमम पॉइंट पे होता है तो MC इक्वल टू AC. अब LACC देख लो भाई, देख लो ये नाम आते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का दूसरा नाम है प्लानिंग कर्व, नॉट प्लानिंग हॉरिजन. इस पे टिक करके मत, प्लानिंग कर्व है, कर्व है, हॉरिजन थोड़ी ना है. व्हेन LACC होल्ड्स मेनी SACC, इसके अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे SACC आते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनवेलप कर्व. SACC इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट कर्व. तो शॉर्ट रन को प्लांट बोलते हैं, बहुत सारे शॉर्ट रन प्लांट कर्व एक साथ आ जाए तो उसको प्लानिंग कर्व बोलते हैं, एनवेलप कर्व बोलते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बोलते हैं. लॉन्ग रन पीरियड जो है ना, पीरियड, उसको प्लानिंग हॉरिजन बोलते हैं. अभी क्या बोला था, किसको हॉरिजन में मत बोलना. लॉन्ग रन पीरियड प्लानिंग हॉरिजन होता है, बट प्लानिंग कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, वो प्लानिंग हॉरिजन नहीं होता है. देखो सुनाई सेम देता है तो गलत चीज पे टिक चला जाता है. लॉन्ग रन पीरियड प्लानिंग हॉरिजन है, लॉन्ग रन पीरियड प्लानिंग हॉरिजन है, जबकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व प्लानिंग कर्व है. कर्व में कर्व है, पीरियड में हॉरिजन है. ओके, ध्यान रखना, लॉन्ग रन पीरियड प्लानिंग हॉरिजन है. LACC का शेप फ्लैटेंड यू शेप, फ्लैट है, फ्लैटन आराम से, बोर्ड शेप, फ्लैटेंड यू शेप, बोर्ड शेप और एनवेलप शेप. ठीक है, LACC. और ये जो इसका नीचे का पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, जहां पे सबसे कम कॉस्ट है, इसको बोलेंगे ऑप्टिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट. हियर एवरेज कॉस्ट कर्व प्रोडक्शन जो भी है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम, मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑप्टिमम पॉइंट. तो ये वाला जो पॉइंट है जहां एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है उसको हम ऑप्टिमम पॉइंट बोलते हैं.
अब वो पूछ सकता है LACC फॉल क्यों होता है? जब तक फॉल हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ सेल, एंड जब LACC राइज हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। LACC कॉस्ट गिरे, कॉस्ट गिरे, कॉस्ट गिरना तो अच्छा है, इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ सेल। व्हेन LACC rises it is because of diseconomies of scale. वेरिएबल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू, अब तो याद रखना, एग्जाम में आ जाए तो मुझे याद रख लेना तुम। MC का रिलेशन मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन वेरिएबल कॉस्ट से है बच्चों, इट इज नॉट रिलेटेड टू फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सच्ची में खर्चा किया, किसी को रेंट में दे के आई हूँ तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Which of the following is not a determinant of firm's cost function? Production function, price of labor, taxes, the price of firm's output. तो भाई प्रोडक्शन इनपुट से आउटपुट का रिलेशन बताता है। लेबर इनपुट है, टैक्सेस ज्यादा करेगी यदि गवर्नमेंट तो मैं कम ही सामान प्रोड्यूस कर पाऊंगी, कम ही रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगी। लेकिन प्राइस ऑफ आउटपुट टोटल फाइनल रिजल्ट है, इसलिए द प्राइस ऑफ फर्म्स आउटपुट आंसर हो जाता है इसका। फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ फर्म्स कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट सारे इनपुट से रिलेटेड है, आउटपुट फाइनल चीज है, इसलिए ऑड मैन आउट करते हुए मैं यहाँ तक पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, if output increases in short run then total cost will increase. In short run total cost will increase only due to increase in variable cost, not fixed cost, क्योंकि fixed cost तो change ही नहीं होता। तो TC में change होगा, it is because of increase in variable cost short run।